कोई सास इतने बड़े दिल की भी हो सकती है क्या? टपोरी टाइप धारावाहिकों में सास को खड़ूस दिखाने और देखने वाले हैरान थे कि दोनों बहुएं अपनी सासू माँ की खातिर किस कदर परेशान थीं। अपनी दोनों बहुओं को बेटियों की तरह प्यार करती थी राधिका, मगर आज जीवन और मौत से जूझ रही थी। फिर एक दिन जीवन ज्योति हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठी राधिका के परिवारजन मन ही मन सब कुछ ठीक हो जाने की कल्पना कर रहे थे। 2 दिन पहले ही 60 वर्षीय राधिका सुबह की सैर से वापस आ रही थी कि एक बाइक की तेज स्पीड के चपेट में आ गई और सड़क के किनारे उछलकर दूर गिरने से सिर फट गया। घायल अवस्था में उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। हाथ की हड्डियां भी टूट गई थीं, पैरों पर भी चोटें लगी थीं और अब वो कोमा में थी। बाइक सवार का कुछ पता नहीं था। बेंच पर बैठी उन तीनों की बहुएं आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़ी बहू वत्सला कभी मझली बहू रेनू को दिलासा देती तो कभी रेनू सिसकते हुए अंजलि को अपने सीने से लगा लेती। तीनों के पति और बच्चे घर जाकर फ्रेश भी होकर आ गए थे, लेकिन तीनों बहुएं जबरदस्ती एक दूसरे को भेजकर नहा धोकर तुरंत वापस आ गईं। डॉक्टर, नर्स, आसपास के लोग तीनों बहुओं की हालत पर हैरान थे। कोई अपनी सास को इस हालत में देखकर इस तरह तड़प भी सकती है, यह बात सबको अचंभे में डाल रही थी। तीनों के पति उनके लिए खाना भी लेकर आते हैं, लेकिन वह खाना वैसे का वैसा वापस जा रहा था। तीनों के मुंह में मुश्किल से बस चाय और रोटी के 2 निवाले जा पाए थे। तीनों बेहाल थीं। कई लोगों को तो यही लग रहा था कि शायद ये बहुएं नहीं बेटियां हैं। तीनों उसी जगह दिन रात बैठी थीं। तीनों के दिमाग में अपनी सासू माँ के साथ बिताया एक एक पल हट नहीं रहा था। इतनी स्नेहमयी सास जिनके साथ उन्होंने कई साल बिताए थे, आज उनका साथ छोड़ने के डर से तीनों बहुओं के दिल में होल उठ रहे थे। तीनों के आगे बीते दिनों का एक एक पल घूम रहा था। 25 साल पहले आई थी मैं इस घर में माँ की बहू बनकर। हाँ माँ, उनके स्नेह ने तो सास शब्द को दूर फेंक दिया था। ससुर जी का तो बहुत पहले ही देहांत हो गया था। माँ ने ही अपने तीनों बेटों को पढ़ाया लिखाया था और आज सब उनकी मेहनत से ही एक एक अच्छे पद पर हैं। गांव में शुरू में घर का काम करने में दिक्कत होती थी मुझे। उन तीनों बेटों वाले की ही कहते हैं। माँ ने एक दिन कहा, कोई ज़रूरत नहीं सिर पर पल्लू रखकर काम करने की। मैंने सकुचाते हुए कहा, लेकिन मम्मी, पास पड़ोस की औरतें। फिर अपनी सरल मुस्कान से मम्मी ने कहा, छोड़ उन्हें, उनका क्या है, जब कोई आया करे बस 2 मिनट रख लेना, बस उन्हें भी मौका नहीं मिलना चाहिए, तुझे भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं उनकी इस बात पर मुस्कुराई थी। संभली थी भी छोटी जगह। मेरे माता पिता सहारनपुरा में रहते थे। एक पारिवारिक समारोह में माँ ने मुझे नीरज के लिए पसंद किया था। मम्मी अपनी सेहत का हमेशा ध्यान रखती थी। सुबह की सैर उनके जीवन का अभिनय अंग था। मम्मी ने एक दिन कहा, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती थी। पूछोगी नहीं क्यों? क्यों मम्मी? अरे बीमार पड़ूंगी तो तुझे परेशानी होगी ना, काम बढ़ जाएगा। घर में कोई बेटी ही तो नहीं है जो तेरा हाथ बटाए। इन तीनों लड़कों के काम कम है क्या? सारा दिन नचाते हैं तुझे। नीरज काफी व्यस्त रहते। कई बार मम्मी कहती, जा इसे थोड़ा बाहर घुमा ला। नीरज कहते, कहाँ ले जाऊं? कहीं भी ले जा, पर थोड़ी देर घुमा कर ला, किसी मॉल में घुमा ला, कोई पिक्चर ही दिखा ला। मेरे माता पिता मेरे जीवन में खुश होते जो मुझे ऐसी सास मिली थी। सुरभि पैदा हुई तो मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जीवन भर का मिठाई बांटी उन्होंने। हर समय सुरभि को सीने से लगाए रहती। कहती, बड़ी अच्छी बात है, गोद में कन्या आई है। मैं तो तरसती रह गई घर में एक लड़के के लिए। एक दिन सुरभि को गोद में थपक कर सुलाते हुए कहने लगी, घर में एक बेटी का होना बहुत जरूरी है। बेटी के प्यार और अपनेपन की आदरता ही घर के सभी
लोगों को एक दूसरे से बांधे रखती है। बेटी शक्ति है, सर्जन का स्रोत है। कुछ लोग सोचते हैं पति का वंश बेटों से ही बढ़ता है, पर मातृत्व का वंश तो एक बेटी ही बढ़ा सकती है। मम्मी की बात की गहराई मेरे मन को छू गई थी और मैं कितनी देर तक माँ की आंखों से बरसती ममता देख रही थी। सुरभि माँ की देख में पलती बढ़ती रही। बड़े देवर कमल की शादी रेणु से हुई तो घर में कई दिन खुशी का माहौल रहा। उन्हीं दिनों नीरज का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और हम भारी मन से दिल्ली आ गए। माँ को छोड़कर जाते हुए दिल उदास रहा। फिर हम शुक्रवार की रात को ही माँ के पास पहुँच जाते और सोमवार को सुबह ही निकल जाते। इस बात से माँ काफ़ी खुश रहती। धीरे धीरे सुरभि बड़ी हो गई। जीवन की जिस सबसे बड़ी परेशानी में मम्मी ने मेरा साथ दिया, मेरे मरते दम तक मैं नहीं भूल सकूंगी। सुरभि ग्रेजुएशन कर रही थी और उससे इस उम्र में वह भूल हो गई जो माता पिता का सिर नीचे कर देती है। सुरभि की कॉलेज में जिस लड़के से दोस्ती थी वह उससे अपनी नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ा बैठी। जब उसने रोते हुए मुझे बताया कि उससे गलती हो गई है और उसे 2 महीने का गर्भ है, मुझ पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। मेरे हाथ पैर फूल गए थे। मैंने यह बात नीरज को भी नहीं बताई। पिता को बेटी की यह शर्मनाक बात बताते हुए मेरे दिल कांप गया। किसी से यह बात शेयर नहीं कर पा रही थी। अपने माता पिता को बताना भी ठीक नहीं लगा। हर तरफ नज़र दौड़ाई, बस मम्मी का ही चेहरा नज़र आया जिन्हें मैं अपनी परेशानी कह सकती थी। मैंने रोते हुए मम्मी को जब यह सब फ़ोन पर बताया तो उन्होंने मुझसे बोला, बहुत कुछ समझाते हुए शांत किया और कहा, तू दुखी मत हो वत्सला, सुरभि को तुरंत यहाँ ले आओ, मैं सब संभाल लूँगी। मैंने नीरज से कहा, मम्मी का सुरभि को देखने का मन कर रहा है। मैं मम्मी से 2 से 3 दिन मिलकर आ जाऊँगी। सुरभि से 2 साल छोटे सौरभ को नीरज के पास ही छोड़कर मैं और सुरभि समली पहुँच गए। कमल और रेणु हमें अचानक देखकर खुश हुए। रेणु का बेटा यश और बेटी समृद्धि तो सुरभि को देखकर चहक उठी। अगले दिन ही माँ ने रेणु से कहा, अभी तो वत्सला आई हुई है, जाओ तुम भी मेरठ अपने मम्मी पापा से मिल आओ। मेरे अकेले रहने की भी कोई समस्या नहीं होगी। रेणु खुश हो गई। कमला तो वैसे भी मुजफ्फरनगर में से रोज अप एंड डाउन करता था। रोज आने जाने से बचने के लिए वहीं शिफ्ट होने की सोच रहा था। बस एक पदोन्नति की प्रतीक्षा थी। मम्मी के बार बार कहने पर भी मम्मी को कोई अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। रेणु चली गई। यश और समृद्धि सुरभि को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मम्मी ने कहा, जाओ नाना नानी से भी मिलने जाना चाहिए। सुरभि अभी है यहाँ, कल शाम तक तो तुम लोग आ ही जाओगे। कमल तो सुबह का गया रात को ही आता था। कमल के निकलते ही मम्मी ने तैयार होकर फौरन टैक्सी बुलाई और आधे घंटे की दूरी पर स्थित कोरोना में रह रही अपनी बचपन की सहेली को आभूषण के लिए ले गई और शाम तक वापस आ गई। मैं घर पर ही रुकी। मैंने तो रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थी। मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया था। मम्मी ने ही वह बिगड़ी हुई स्थिति बखूबी संभाली थी। वही है तो सबकी राजदार और हितोषी। किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं हुई। ना मेरी परवरिश पर कोई ताना ना उल्लाहना। सुरभि को अपने पास बैठाकर पता नहीं क्या क्या समझाती रहती थी। जो मैं जानती हूँ
उसके भविष्य में हमेशा काम आने वाला था। आज भी अपनी उस दिन की बेचैनी का विश्वसनीय स्पर्श भी याद आ जाता है। कैसा था उनका अपनत्व भरा स्पर्श, मन की गहराई तक उतर कर तन की मिट्टी को छूकर जैसे महका गया था। यह राज हमेशा हम तीनों के बीच ही रहा और सुरभि तो कभी दादी का साथ देना नहीं भूली। वह भी तो इस समय छटपटाती हुई घूम रही है। पूरे परिवार को जिसे ममता की डोर ने बांध रखा था, वह डोर टूटनी नहीं चाहिए। नहीं मम्मी, आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, हमारी मम्मी को ठीक कर देना। रेनू दिल पर एक बड़ा सा बोझ लिए ससुराल में कदम रखा था मैंने। टूटे दिल के किरचे संभालना मुश्किल था। सपाटी विनय से प्यार करती थी मैं, और माता पिता ने जबरदस्ती कमल से विवाह करा दिया था। कितना मुश्किल लग रहा था ससुराल में सबको अपना समझना। बेचैन रहती थी मैं यह सोचकर कि विनय कैसे रहेगा मेरे बिना। यह क्या हो गया? अपने मन की कसमकस मैंने किसी पर जाहिर नहीं होने दी। एक अजीब सा रिश्ता है प्यार का दर्द से। उसी की याद से दुखी था मन, जिसकी याद को गले लगाए बैठी रहती थी मैं। उसे भूल जाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, शायद करना ही नहीं चाहती थी। मैं दिन में बहू का, रात में पत्नी का फर्ज मशीन अंदाज में निभा रही थी। मगर मम्मी ने मुझे कब इस घर के इस नए अपनेपन के रंग में रंग दिया, मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन तो मैं हैरान रह गई जब फुर्सत के पलों में मैं वत्सला भाभी और मम्मी के साथ बैठी थी। अचानक भाभी किसी के प्रेम प्रसंग का जिक्र लेकर बैठी तो मम्मी ने गंभीरता पूर्वक कहा, प्यार में पाना जरूरी भी नहीं। पृथ्वी आकाश कहाँ मिलते हैं भला। दूर से ऐसा देखने पर एक सुखद भ्रम होता है बस। सच्चा प्यार तो शरीर से ऊपर मन से जुड़ता है। उन्होंने कहते कहते मुझ पर जो निगाह डाली, मैं मन ही मन घबरा गई। लगा पता नहीं प्यार करने वालों के चेहरे पर क्या लिखा होता है जिसे हर कोई पढ़ लेता है। मम्मी शायद समझ गई थी मेरे मन को। उनकी पारखी नज़रों से शायद मेरी मनोदशा का अनुमान लगा लिया था। और अचानक एक तूफान आ गया। विनय को लिखे मेरे प्रेम पत्र ही मेरे अपमान का कारण बन गए। मैं जब भी मेरठ जाती विनय से ज़रूर मिलती। एक दिन विनय ने बेशर्मी दिखा दी, बोला, विवाह तो तुम्हारा हो ही गया है, अब तो तुम मेरे साथ आराम से संबंध बना सकती हो। मैं तो यह सोचता रह गया कि शादी के बाद तो हम एक हो ही जाएंगे। यह सोचकर शारीरिक रूप से कभी पास आने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन चलो अब भी हम बहुत कुछ। मैं चिल्लाई, उससे फटकारा तो वह अपनी असलियत पर आ गया और मुझे मेरे लिखे प्रेम पत्र मेरे ससुराल वालों को दिखाने की धमकी देने लगा। मेरी हालत खराब हो गई और मैं उससे हमेशा के लिए संबंध तोड़कर ससुराल आ गई। लौटने पर मेरा उतरा चेहरा देखकर मम्मी ने कई बार पूछा, सब ठीक तो है? मैं बस हाँ में गर्दन हिला देती, पर इंसान जो सोचता है हमेशा वैसा नहीं होता है। समय कभी कभी हर मोड़ पर परीक्षक की तरह खड़ा मिलता है। न जाने कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। एक दिन जब अचानक विनय ने मेरे ससुराल में कदम रखा तो मैं पसीना पसीना हो गई। मायके का पड़ोसी बताकर मैंने उसका परिचय कराया। मम्मी ने जब
उसकी आवभगत की। भाभी को किचन में काम संभालने के लिए कहा। कमल ऑफिस जा चुके थे। तुम लोग बैठो, बातें करो कहकर मम्मी अंदर चली गईं। विनय ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा ससुराल वाले तो बहुत समझदार है, हमें अकेला छोड़कर अंदर चले गए। वाह, अब बताओ मुझे अकेले में मिलोगी या ये प्रेम पत्र दिखाऊं तुम्हारे ससुराल वालों को? मम्मी के अंदर से आती हुई पंजाब के साथ उनकी गरजती हुई आवाज़ भी आई। इसी समय यहाँ से चले जा लड़के, मुझसे ना लग। कमरा छत सहित मेरे सिर पर आ गिरा। मम्मी का गरजना सुन भाभी भी दौड़कर आ गई। पूछा, क्या हुआ है? विनय घिंघाया, ये लेटर रेनू ने मुझे। वापस ले जाओ इन्हें, जैसे आए हो वैसे चले जाओ, नहीं तो पुलिस को फोन करती हूँ। अभी और आज के बाद मेरी बहू के आसपास भी भटका तो विनय उसी समय भाग गया था और मैंने रोते हुए मम्मी के पैर पकड़ लिए। धंवारा रोते हुए माफ़ी मांगी तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे गले से लगा लिया। मम्मी ने भाभी से कहा, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं। भाभी ने मम्मी की इस बात का मान रखा था। उस पूरा दिन मैं शर्मिंदगी से डूबी रही। मम्मी पढ़ी लिखी है, हिंदी साहित्य में उनकी बहुत रुचि है। अपने खाली समय में वो कुछ न कुछ पढ़ना ही पसंद करती थी। उस दिन रात को जब मम्मी अपने कमरे में सोने गई तो उन्होंने मुझे बुलाया, अपने पास ही बैठा लिया। मैंने मरमलाई सी आवाज़ में कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, और उनकी गोद में सर रख दिया। मम्मी ने कहा, अरे मैंने तो तुझे बचपन की कविता सुनाने के लिए बुलाया है। मैंने उन्हें हैरानी से देखा। मम्मी ने मुस्कुराते हुए सुनाना शुरू किया था। जो बीत गई सो बीत गई, जीवन में एक सितारा था, मानो वो बेहद प्यारा था। वो टूट गया तो टूट गया, अंबार के अनन को देखा, कितने इसके तार टूटे, कितने इसके प्यार छूटे। जो टूट गए फिर कहाँ मिले, पर पूछो टूटे तारों को कब अंबार शौक मनाता है। जो बीत गया सो बीत गया। मम्मी के मुंह से निकली यह कविता आज भी मुझे याद है। वो अपनी गोद में रख मेरा सिर सहलाती रही। सच कोमल स्वभाव ने उनके दिल को बहुत बड़ा कर दिया था। सब कुछ उसमें समा जाता। उस दिन मैं उनके चेहरे में छाए प्यार और विश्वास के संबल का अपनी मुट्ठी में बांध जब मैंने उनके कमरे से निकली तो मेरे मन के अंदर शांति ही शांति थी, जैसे अंतर्मन के कोने कोने में छिपे सारे संदेह मिट गए हों। उसके बाद तो दिन प्रतिदिन मेरा उनसे रास्ता मजबूत होता गया। उन्होंने मुझे स्नेह की डोर में ऐसा बांधा कि मैं उनके बिना अपना अस्तित्व ही नहीं सोच पाती। उनका स्नेह कितना शक्तिशाली है। उनके निश्चय निर्मल व पावन स्नेह के प्रति मन श्रद्धा से भर उठता है। मम्मी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब मम्मी को स्वस्थ कर दे आते कभी सोचा भी नहीं था। पुराने ज़माने के नए विचारों वाली सास मिलेंगी मुझे। पंकज मुंबई ऑफिस में नए नए आए तो हम कब एक दूसरे के नज़दीक आते गए पता ही नहीं चला। एक ही ऑफिस दिन भर का साथ नज़दीकी प्यार में बदलती चली गई। मैं मुंबई की पढ़ी लिखी और पंकज समिला से। मेरे घर में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन अर्चना थी। पंकज घर आए तो सबने उन्हें पसंद किया। अब माँ की मुझे पसंद करने की बात थी। दिल में सैकड़ों आशंकाएं रहती। एक विजयती आधुनिक लड़की को माँ बहू बनाएगी या नहीं, लेकिन पंकज के मेरे बारे में बताते ही मम्मी, वत्सला और रेनू भाभी मुंबई आ गए। पंकज ने फ्लैट किराए पर लिया ही हुआ था। पंकज उन तीनों को मेरे कमरे में लेकर आए।
कुशल क्षेम के बाद बातों के दौरान माँ ने कहा, जाति धर्म मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं इंसान के गुण व्यवहार की कदर करती हूँ। हम सब उनका मुंह देखते रह गए। क्रीम कलर की साड़ी, ढीला सा जूड़ा, बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व। आज भी मम्मी का उस दिन का रूप मेरी आंखों में बसा है। माँ कह रही थी, अगर नई पीढ़ी पुराने दायरे से निकलकर अपने लिए कुछ अच्छा सोचती है तो हम क्यों उसे मजबूर करें कि वह हमारे हिसाब से जिए। अपनी जीवन का फैसला उसका अपना ही होना चाहिए। अगर जाति धर्म से परे अपना मनपसंद जीवन साथी अपना लिए ढूंढ लेती हैं और अपनी खुशी अपने माता पिता के साथ चाहती हैं तो इसमें गलत क्या है। मम्मी की बात सबको छू गई। वैसे भी दिल जब स्नेह से भरा हो तो दूसरों के हित की ही सोचता हो, तब चेहरे पर ऐसी ही चमक होती है जिसे देखकर महसूस किया जा सकता है। अपनी दोनों बहुओं के अपने बराबर में बिठाए मम्मी दो बहुओं की सास नहीं, दो बेटियों की माँ लग रही थी और मन ही मन उसमें शामिल होने के लिए उत्साहित थी। पापा बीमार रहते थे, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें जॉब छोड़ना पड़ा था। घर पर ही कुछ ट्यूशन पढ़ा लेते थे। मम्मी अच्छे पद पर थी। पंकज की माँ सब जानने के बाद बोली थी, हम लोग यही सादी तरीके से विवाह का आयोजन कर लेंगे। इस बात की चिंता भी छोड़ दीजिए कि आरती दूर चली जाएगी। आपको पंकज के रूप में बेटा मिल जाएगा, आप चिंता ना करें। विवाह के बाद भी पंकज और आरती आप लोगों की पूरी देख रेख करते रहेंगे। मम्मी पापा तो यह बात सुनकर इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। कोई सास इतने बड़े दिल की भी हो सकती है क्या। मैं तो मन ही मन उनके चरणों में गिर गई। जैसे माँ ने कहा था वैसा करके दिखाया। मैंने जब चाहा मम्मी पापा की आर्थिक मदद भी की, जब जरूरत हुई उनके पास रहकर उनकी देखभाल भी की। अर्चना की शादी में मम्मी ने ही करीब करीब सारे काम मिलकर करवाए। नीरज और कमल भैया भी सपरिवार आए थे। हमारा तो कोई रिश्तेदार था ही नहीं मुंबई में। माँ ने ही अर्चना की शादी धूमधाम से करवाई। अर्चना अब बेंगलुरु में है। मम्मी ने हमेशा मम्मी पापा का ध्यान रखने के लिए कहा। कुछ समय पहले पापा का स्वर्गवास हो गया तो मम्मी ने मुझे यह कहकर और हैरान कर दिया, आरती अपनी मम्मी को अपने पास ही रहने के लिए बुला लो। अकेली कैसी रहेंगी। मेरी मम्मी तो इस बात के लिए तैयार नहीं हुई हैं। उनके दिल में पंकज की मम्मी के लिए इज्जत और बढ़ गई। मम्मी मेरे पास आती जाती रहती हैं। मेरी मम्मी दादार में रहती हैं और हम मुंह लुंड में रहते हैं। जब भी मौका मिलता है हम मिल लेते हैं। एक दिन मैंने माँ को छेड़ते हुए कहा, मम्मी आप मंदिर नहीं जाती। आपकी उम्र की महिलाएं तो मंदिर आश्रम के चक्कर काटते हुए दिखती हैं। मम्मी ने अपने खास स्नेह सने स्वर में कहा, मुझे तो घर के मासूम बच्चों की हंसी में ही ईश्वर दिख जाते हैं। तुम बहुओं की दिन रात की सेवा में ईश्वर दिखता है। अपने परिवार के साथ खुशी से रहो, खुशियाँ बांटो, किसी पर बोझ मत बनो, सबके दुख सुख में काम आओ, सब में ईश्वर देखो, सबका आदर करो। ज्ञान, वैराग, मोक्ष, ईश्वर, इन लुभानी बातों और शब्दों के जाल में मैं कभी नहीं उलझे। जिस संसार में, जिस घर में मैं रहती हूँ वहाँ भी वही ईश्वर है जो मंदिर आश्रमों में नहीं है। जो हो रहा है जिस पर मेरा बस नहीं, उस पर मैं दुखी नहीं होती। प्राकृतिक का अपना समझकर देखती हूँ। दुख में भी सुख में तलाशने की कोशिश करती हूँ। जो मिल जाए वह अच्छा, जो ना मिले उससे भी ठीक है जानकर स्वीकार कर देती हूँ। मम्मी ने जो सीख मिली उसके लिए उच्च शिक्षा और तकनीक जान की नहीं, अतः चेतना, समझ और गहनतम कर्तव्य प्रयातड़ा
की ज़रूरत होती है। पंकज की मम्मी का कहना है त्योहार सब एक साथ मनाएंगे। अब दिवाली होली कभी शिमला में मनाते, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में। मम्मी जब भी मुंबई आती मेरे मम्मी को भी बुला लेती। कमल भैया मुजफ्फरनगर शिफ्ट हो चुके हैं। मम्मी कभी वहाँ रहती, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी कभी शिमला में अकेली रह लेती हैं। घर की देखभाल का भी उन्हें ध्यान लगा रहता है। उन्हें अपने पास बुलाने के लिए सब बेचैन रहते हैं। इस बार दिवाली की छुट्टियों में सब मुंबई आए हैं। शिमला कई बार मम्मी से कहा था अगर मैं कभी ज़्यादा बीमार पड़ूं या मेरी मृत्यु निकट हो तो मुझे दिल्ली या मुंबई ले जाना। यहाँ तो इतने लोग आएंगे ना, तुम सब परेशान हो जाओगे। हम तीनों उनका मुंह देखती रह गईं। दिल भर आया था, भला कोई इतना भी सोच सकता है। कलेजा मुंह को आ रहा था कि कितनी चोट लगी है माँ को, कितना दर्द हो रहा होगा उन्हें। जिन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई वो आज कितने दर्द सह रही होंगी। माँ आप जल्दी ठीक हो जाना। आपके स्नेह की डोर से पूरा घर एक सूत्र में बंधा है। अपने बेटे को देखो माँ, कैसे इधर उधर भटक रहे हैं। अपने पोते पोतियों को देखो माँ, कितने उदास हैं। आईसीयू से 2 डॉक्टर बाहर निकले तो राधिका के तीनों बेटे बहू पोते पोती सब खड़े हो गए। डॉक्टर ने जैसे ही सॉरी कहते हुए ना में गर्दन हिलाया, वत्सला पहाड़ खाकर गिर पड़ी। रेनू और आरती का रोना वहीं उपस्थित लोगों के दिलों को हिला गया। नीरज, कमल, पंकज के लिए अपने अपने साथ पत्नियों को भी संभालना मुश्किल हो गया। वहाँ उपस्थित डॉक्टर, नर्स लोग हैरान थे कि किसी की सास की मृत्यु पे बहुओं की यह हालत। ऐसा भी कहीं होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। इसने सम्मान और अपनेपन के रिश्ते की जिस डोर से सबको बांधा हुआ था वह डोर टूट गई। अशोक का रुकना मुश्किल था। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें।